पेरेंट्स का सबसे बड़ा ख्याल अभी और सबसे बड़ा मसला ये है कि स्कोर तो आ गया है, लेकिन स्कोर आने के बाद आगे की प्रोसीजर क्या होगा, मेरे जो मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मेरे लिए पॉसिबल है या प्राइवेट कॉलेज मुझे लेना पड़ेगा, या मुझे अब्रॉड के बारे में अब्रॉड जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के जहन में होते हैं। इसके लिए अनपाल फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव काबिल तारीफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ अनपाल फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे इस ताल्लुक से आपसे मिलने का मौका दिया गया। ठीक है, तो अभी जो सबसे बड़ा मसला पेरेंट्स के पास में है कि अब रिजल्ट आ गया है, देखो कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसा कि पहली स्टेप अभी है कि आपका एग्जाम का आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, उसका कंफर्मेशन पेज आया, आपने फीस पे किया और आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला, आपका एग्जाम हुआ। इत्तेफाक से इस बार 2 एग्जाम हो चुके हैं। वो एग्जाम होने के बाद में अब रिजल्ट भी आ चुका है, उसका तीसरा फेज। अब रिजल्ट के बाद में क्या होगा, रिजल्ट के बाद में जो होता है ये नॉर्मल प्रोसेस जैसा नहीं है कि आप एक कॉलेज में गए और जाकर एडमिशन ले लिया। आप कॉलेज की फीस देके वहां पर जाकर इंक्वायरी किए और बातचीत करके हो गया। सारा प्रोसेस जो होता है मेडिकल एडमिशन का महाराष्ट्र में भी और इंडिया में भी ऑनलाइन होता है, जिसको सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेस कहते हैं, यानी क्या प्रोसेस कहते हैं। अभी तो 11th का भी एडमिशन इस तरीके से हो गया है, इंजीनियरिंग का भी हो गया है, तो मेडिकल का तो बहुत जमाने से ऐसा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर वेबिनार में मैं कोशिश किया करूंगा कि जो भी पेरेंट्स के डाउट है, जो भी क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी एफएक्यू है उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसको जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। क्योंकि ये मकसद में हमारा ये है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको इंफॉर्मेशन और मजीद लगती है, आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म भी हम फिल करें, आपका एडमिशन का चॉइस फिलिंग भी हम लोग करें, सारी चीजें हम करें आपके बिहाफ में, तो देन यू कैन चूज अवर सर्विसेज। आई एम डायरेक्टर ऑफ आधार एडमिशन सेंटर, मेडिकल करियर काउंसलर एहसान सैयद, और गुज़िश्ता 23 सालों से मेडिकल बच्चों को एडमिशन दिलवाने में, काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर मैं जो कोशिश करूंगा वो सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जिसकी जरूरत हर पेरेंट्स को लगती है, हर बच्चे को लगती है। राइट फ्रॉम दी कोर्सेस, कौन से कोर्सेस में आप एडमिशन लेंगे नीट के थ्रू, वो से लेकर लास्ट तक के एडमिशन आपको मिल जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में दूंगा, ताकि आपको खुद पर्सनली अपनी काउंसलिंग भी करनी पड़े, एडमिशन के प्रोसेस में जाना पड़े, किसी प्रोफेशनल काउंसलर को हायर किए बगैर तो भी आप कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो आप उससे राब्ता कायम कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक, तो आज हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेबिनार का जो क्या कहेंगे हम लोग, बुलेट पॉइंट्स क्या होंगे और कौन से टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि सब इंपॉर्टेंट है। आप और से इसको देखिए, और अनपाल फाउंडेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर रिकॉर्डिंग हो रही होंगी तो बाद में इसको अपने चैनल पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। अनपाल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर हो सकता है कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दस्तियाब हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि राइट फ्रॉम द स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक हम लोग जाएंगे, और इस दौरान जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से कोर्सेस नीट के थ्रू मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, उनके कॉलेजेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉलेजेस की सीट कितनी अवेलेबल है मेरे लिए अलग अलग जगहों के ऊपर, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फीस कैसी होती है। देन सेकंड स्टेप के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज का कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से मुझे प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ फीस और रिजर्वेशंस कौन कौन से लागू है। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि भाई डिफरेंट काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है, एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है, स्टेट का कैसा होता है, एमसीसी का कैसा होता है, डबल ए ट्रिपल सी का कैसा होता है, या ओपन स्टेट का या अब्रॉड का कैसा होता है। ठीक, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ और मैं मजीद जो अपने इनपुट्स है, ये कट ऑफ्स क्या थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, मेरा रैंक कितना है, मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीजें जो अपने इनपुट से इंशाल्लाह वो भी मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक, इसके अलावा आपके कोई इसके अलावा भी क्वेश्चन है, कुछ आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। हम इसको वन वे के साथ साथ टू वे भी रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो एट द एंड ऑफ सेशन के एंड में, चूंकि जनरलाइज देखो दो चीजें होती है, दो इंफॉर्मेशन होती है, दो नॉलेज होते हैं। एक होता है जनरलाइज नॉलेज जिसकी सबको जरूरत पड़ती है, और एक होता है स्पेसिफिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन। ओके, तो मैं अभी चूंकि हम लोग वेबिनार में हैं, अगर हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, सबको हम लोग अगर अनम्यूट करते हैं, तो इश्यू ये होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ में बोलने की कोशिश करेंगे और टू वे कम्युनिकेशन से एक्चुअल हमारा फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम लोग वन वे में बात करें, फिर बाद में हम लोग इसको टू वे करें। क्योंकि वेबिनार है, नॉर्मल सेशन नहीं है, सेमिनार जैसा नहीं। तो पहले मैं आपको वो जनरलाइज इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। फिर वो जनरलाइज इंफॉर्मेशन सबके पास आ जाएगी जो सबको पता होना चाहिए वो, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपकी स्पेसिफिक जो पर्सनल क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेडिकल जो कोर्सेस होते हैं, नीट के थ्रू आप कौन से कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा कोर्स जो है वो है, जो सबका फंडामेंटल माना जाता है, सबका पहला एक्सपेक्टेशन माना जाता है, वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको कहा जाता है, जिसके इंटायर कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 5.5 साल होता है। 4.5 साल तक पढ़ाई की जाती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ओके, आपसे कॉलेज जो फीस चार्ज करता है वो 4.5 साल की करता है। 1 साल में आपको हो सकता है कि स्टाइपेंड भी मिले। तो ये दूसरा कोर्स जो होता है, इसके अलावा वो होता है डेंटल, यानी पीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें बच्चे जाने की कोशिश करते हैं एमबीबीएस के बाद जिनका नंबर लगता है या दूसरा ऑप्शन माना जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी जो होती है वो आयुष कोर्सेस। आयुष कोर्सेस में 4 कोर्सेस आते हैं, बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, और अभी एक नया इसमें ऐड हुआ है बीएनवाईएस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। ये बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी, जो बीएसएमएस आप देख रहे हैं, इसके महाराष्ट्र में कॉलेज नहीं है, इसके तमिलनाडु और साउथ में कॉलेजेस है, लेकिन ये भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है। हमारे यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर उसके कॉलेजेस नहीं है। इसकी जगह पर हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में बीएनवाईएस कोर्स है। उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती है जो बीएससी नर्सिंग के लिए भी नीट का इसके स्कोर एक्सेप्ट करती है, वरना यहाँ महाराष्ट्र में तो बीएससी नर्सिंग जो है उसका अलग से सीट होता है, वो नीट के थ्रू महाराष्ट्र में नहीं है। ओके, उसके अलावा जो अलाइड कोर्सेस होते हैं, जैसा कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको नॉर्मल हम लोग जानवरों का डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर जो कोर्सेस अलग अलग होते हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएएसएलपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओके, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं उनका भी एडमिशन जो होता है नीट के थ्रू ही होता है महाराष्ट्र में। क्लियर? सबसे पहले चीज क्लियर होगी कि मैं नीट के एडमिशन से इन तमाम कोर्सेज में जा सकता हूँ। सेकेंड चीज, मैं ये कोर्सेज इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना रिजिड बन जाते हैं, हकीकत को मानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कोर इतना नहीं आया कि मुझे एमबीबीएस मिले, तो मैं अगर रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, मैं पीडीएस में चला जाऊँ, या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिपीट में जाना चाहता हूँ तो रिपीट में जाऊँ। यहाँ पर मैं क्लियर कर लूँ, बहुत सारे सवाल मुझे 16 तारीख के बाद में शुरू हो गए, क्या सर हमें हमारा स्कोर 300 आया है, हमें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, क्या हमें रिपीट करना चाहिए? सर हमारा स्कोर 500 आया है, 400 आया है, क्या मुझे रिपीट करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एमबीबीएस के लिए? तो उसका जवाब मैं आपको दे दूं यहीं पर इसी स्लाइड में, क्या कि अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके 2 प्रिंसिपल आपके सामने भेजना। ये पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर ये दोनों प्रिंसिपल जो है ना इंटरनल सेल्फ इवैल्यूएशन के और सेल्फ एनालिसिस के, कौन रिपीट करे, तो आप अपने आप से सवाल पूछे पहले प्रिंसिपल पर। वो पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जो मार्क्स आपके आए हैं वो 100% एफर्ट से नहीं आए, आपने 100% के बजाय 70% दिया, 30% दिया, 40% दिया या 90% दिया, आप में पोटेंशियल था, आपने दिया नहीं, आप अगर दे सकते हैं, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं दिया, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर उतना ताकत बाकी है, उतना एफर्ट्स बाकी है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, दूसरा प्रिंसिपल, कि आपको ऐसा लगता है कि आपने 100% एफर्ट दिया
और 100% देने के बाद पोटेंशियल भी दिया। अब क्या करना, तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आपने 100% दिया तो किस्मत को मान लीजिए कि मेरे में इतनी ही काबिलियत थी, मैं इतनी ही मार्क ला सकता था, हो सकता है कि मैं अभी इससे ज्यादा नहीं जा सकता हूं, तो आप रिपीट ना कीजिए। क्लियर? तो रिपीट का मैंने आपको दो प्रिंसिपल बता दिया। ये सेल्फ इवैल्यूएशन की चीज है। एफर्ट नहीं दिए, एफर्ट आप दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट दिए तो उसको किस्मत समझकर आप ये हो जाए। फिर आप दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में सोच सकते हैं, बीडीएस वगैरह के बारे में, बीएमएस के बारे में। क्लियर? ये था पहला, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। दूसरा चीज, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, इसका असल जवाब ये होता है कि वो कॉलेज जो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो कॉलेज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अफोर्डेबिलिटी की बिना पर और रिकॉग्निशन की बिना पर और एडेड की बिना पर, ग्रांट की बिना पर कॉलेजेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, जैसे कि हम लोग सुनते हैं महाराष्ट्र के अंदर कि भाई, या इंडिया के अंदर हम लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। भाई एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच इसलिए नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस होते हैं, आपको पता नहीं है और आप कंक्लूड कर रहे हैं बगैर उसकी तैयारी की। गरीब का बच्चा है वो भी एमबीबीएस कर सकता है, और अमीर का बच्चा तो ऑब्वियसली हम सुनते हैं वो कर ही सकता है। क्यों? इसलिए जानना जरूरी है कि जितने आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, और उतना अच्छा टाइप का कॉलेज मिलेगा। टाइप के कॉलेज के हिसाब से फीस होगी। उस बिना पर इस तरीके से 4 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। ये 5वां कॉलेज मैंने हालांकि अपने तरीके से डाला हुआ है, ये बेसिक फंडामेंटल टाइप्स में नहीं आता है, ये भी एक कैटेगरी में आता है इन चारों में से, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस होते हैं बेस्ड ऑन द फीस और कौन चला रहा है। पहला कॉलेज का टाइप है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिजियोथेरेपी, सबके गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है। ओके, इनमें एमबीबीएस की मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो ये फुल्ली या तो गवर्नमेंट चलाती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, या कॉर्पोरेशन चलाती है। ओके, ये नगर पालिका चलाती है। ऐसे कॉलेज की फीस महाराष्ट्र में सिर्फ 1,62,000 रुपए से होती है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे दूसरे चार्जेस लग सकते हैं आपके हॉस्टल वगैरह। 1,62,000 में ओपन के लिए ये फीस है सबसे कम। तो बताइए मुझे कि एमबीबीएस के लिए करोड़ रुपए कहाँ लगते हैं। इसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ओके, अब यहाँ पर आपकी दूसरी फैसिलिटीज मिलती है, ईडब्ल्यूएस में की फैसिलिटी, ओबीसी की फैसिलिटी, एससी एसटी की फैसिलिटी, सारी कास्ट की फैसिलिटी। ओपन अगर है आप और लड़की है तो आपको पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, सिर्फ अदर फीस लगती है। अगर 1,62,000 फीस है तो डेवलपमेंट फीस और अदर फीस आपकी मैक्सिमम होगी 10%, आपको सिर्फ 16,000 रुपए लगते हैं। ये सारी सुविधा भी मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास में अच्छे मार्क्स है तो आपका गरीब अमीर का मैटर नहीं करता है। दूसरा टाइप जो होता है कॉलेज का वो होता है सेमी गवर्नमेंट। हालांकि इसको प्राइवेट ही कहा जाता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक नए टाइप का कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉर्पोरेट कॉलेज। इसलिए इसको सेमी गवर्नमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज संस्था ही चलाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, एनजीओ चलाती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलती है जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रही है। एससी को, एससी को, एससी एसटी को, ओबीसी को, एससीबीसी को, एनटी को, बीजे को, ईडब्ल्यूएस को, लड़कियों को, जो मैंने कहा आपको फुल ट्यूशन फीस माफ है। लड़कों को अगर 8 लाख से कम इनकम है, लड़कियों को 8 लाख से कम है तो फुल फीस माफ। लड़का अगर है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है या सेमी गवर्नमेंट में जा रहा है तो उसको ट्यूशन फीस आधी माफ होती है, शर्त है उसके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख से कम। ये सारी सुविधा यहाँ मिलती है, लेकिन ये चूंकि प्राइवेट संस्थाएं चलाती है, इसकी फीस 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 13 लाख तक जाती है। ये फीस महाराष्ट्र में। सपोज किसी बच्चे का एडमिशन 7 लाख वाले कॉलेज में लगता है और वो बच्चा ओपन है तो उसको 7 लाख भरना पड़ेगा। अगर वो लड़की है और उसके वालिद की इनकम 8 लाख से कम है तो उसको ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, और वो बच्ची जो है सिर्फ 10% यानी 68-70,000 में पढ़ाई करेगी। अगर लड़का है तो उसको 3.5 लाख रुपए लगेंगे, आधी फीस माफ हो जाएगी। क्लियर? उसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी का जो भी फीस है
तो वहां प्राइवेट कर दूंगा, सारी सुविधा। इसलिए इसको सेमी गवर्नमेंट कहा जा रहा है, पहले इसको प्राइवेट ही कहा जाता है। ये तीसरा जो कॉलेज का टाइप है जो अभी कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको बोलते हैं प्योरली कॉर्पोरेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जहां पर गवर्नमेंट का किसी तरीके का दखल नहीं होता है। तो यहाँ कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है और कोई सुविधा नहीं मिलती है, फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये महाराष्ट्र में एमबीबीएस का सिर्फ एक कॉलेज है, वो है वेदांता कॉलेज, जिसकी फीस अभी है 17,25,000। चाहे एससी वाला हो चाहे एसटी वाला हो, जो भी बच्चा वहां पर जाएगा रिजर्वेशन वगैरह के हिसाब से उसको सीट मिलेगी, लेकिन फीस आपको सेम देनी पड़ेगी, 17,25,000। कोई सुविधा वहां पर आपको मिलने वाली नहीं है फीस के लिए। सिमिलरली ये 3 टाइप के कॉलेज हो गए। चौथे टाइप का कॉलेज होता है जिसको अमीरों का कॉलेज कहा जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अच्छी फीस धमाके होती है वहां पर, 22 लाख या 25 लाख मिनिमम होती है। महाराष्ट्र में भी ये 13-15 कॉलेजेस है, पूरे इंडिया के अंदर अच्छे खासे कॉलेजेस है। ओके, ये 4 तरीके के बेसिकली आपके कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज निहायत कम फीस, हाई कट ऑफ, उससे कम कट ऑफ पे सेमी गवर्नमेंट, ज्यादा फीस लेकिन फैसिलिटी मिलती है। प्राइवेट कॉलेज हाईएस्ट फीस, इसलिए कट ऑफ भी आपका ऊपर जाता है। ओके, सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटी कट ऑफ एकदम कम लेकिन फीस बहुत ही ज्यादा। और जो मैं यहाँ माइनॉरिटी कॉलेज लिखा हूँ, ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी आपका जो धर्म है अगर वो स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में 6 जो जाति होती है, धर्म होते हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं। वो इसमें आपका जैन हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, पारसीस हो सकता है, ज्यूज हो सकता है। ये इनके अपने अपने इंस्टीट्यूट अगर होते हैं तो वहां पर उस कैटेगरी के जो रिलीजियस, जैसा कि महाराष्ट्र में एक रिलीजियस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाता, का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बदनापुर जान। उसमें मुसलमानों के बच्चों के लिए, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 51% सीट जो रिजर्व होती है और दूसरा कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं। लेकिन फीस जो होती है सेमी गवर्नमेंट की जैसी होती है, फैसिलिटी जो सेमी गवर्नमेंट में मिल रही है वो यहाँ पर भी मिल रही है। इसका फायदा ये होता है उस कॉम के बच्चों को कि वहां पर उनके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी 49% में मेरिट के हिसाब से कोई भी कास्ट का बच्चा आ सकता है। क्लियर? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मुस्लिम के कॉलेज है तो बच्चे ऑप्ट करने में उसको थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो मैक्सिमम आप देखेंगे ऐसे कॉलेजेस के अंदर तो 70, 80 या 90% बच्चे आएंगे मुस्लिम कम्युनिटी के। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में क्रिश्चियन के कॉलेजेस भी है, जैन के कॉलेजेस भी है, वहां पर भी 51% रिजर्वेशन लाता है। क्लियर? तो ये चॉइस करने से पहले आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि चॉइस फिलिंग में आपको कौन सा कॉलेज जाना है। अगर आपका बजट नहीं है और आपने सेमी गवर्नमेंट डाल दिया और आपके पास में कोई फैसिलिटी का ऑप्शन भी नहीं है, आपका नुकसान है। आपने हो सकता है कि वेदांता कॉलेज डाल दिया और आपके पास उतना बजट नहीं है, ये भी हो सकता है। अब इनकी काउंसलिंग जो होती है अलग अलग तरीके से होती है, वो मैं आपको बता दूं कि किसके लिए मुझे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वगैरह। तो अगला प्रोसेस मेरा आता है कि मैं ये देखूं कि कोर्स वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि मेरा वाकई एमबीबीएस में लगने वाला है या नहीं। ठीक, तो मैं वो साइड यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया टाइम की कमी की वजह से। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कौन से कोर्स की कितनी सीट्स अवेलेबल। ओके, ये कब हमको पता चल जाता है जब हम लोग उसके प्रोसेस में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाऊं तो काउंसलिंग कितने तरीके की होती है ये मुझे देखना होगा। कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन लेने वाला हूँ या सेमी गवर्नमेंट में लेने वाला हूँ या गवर्नमेंट में लेने वाला हूँ, तो मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि मैं जहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पर सीट्स कितनी अवेलेबल है और कितने टाइप्स के कॉलेज की कौन कौन सी सीट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो एमबीबीएस की सीट महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में इसके 43 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें सीट लगभग 6,075 है। 6,000 सीट अवेलेबल है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेज जो है वो पहले 21 थे, पढ़ते पढ़ते अभी सुनने जा रहा है कि 27 होने वाले हैं। तो 27 कॉलेज में जो फीस आप देखेंगे तो वो लगभग 3,13849 यानी तकरीबन 3,850 सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल एमबीबीएस की सीट सेमी गवर्नमेंट में
सेमी गवर्नमेंट में और एक कॉलेज प्राइवेट में मिलाकर उसमें, और गवर्नमेंट में, दोनों मिलाकर अगर देखेंगे आप तो 9,974 10,000 के करीब सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस की महाराष्ट्र में। उसी तरीके से बीडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स और कॉलेजेस 5 है और 376 सीट अवेलेबल है। सिमिलरली प्राइवेट कॉलेज जो बीडीएस के वो 25 है और 2400 सीट अवेलेबल है, टोटल मिलाकर 2776 सीट अवेलेबल है। बीएमएस की जो सीट्स है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो 22 है, उनमें कुल सीट जो है 1847 है, इसमें सारे रिजर्वेशन भी आते हैं, और 126 बीएमएस के कॉलेजेस। पूरी इमेजिन 126 बीएमएस के कॉलेज होना मतलब आपके चांसेस बीएमएस में लगने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 126 बीएमएस कॉलेज में तकरीबन 10,000 सीट्स है। तो महाराष्ट्र में जो आप ऑप्ट कर सकते हैं तकरीबन 11,880 सीट्स अवेलेबल है। बीएचएमएस होम्योपैथिक की एक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 63 सीट्स है, जलगांव में गवर्नमेंट कॉलेज है बीएचएमएस का। दूसरा प्राइवेट कॉलेज 55 है, इसमें 55 में 4,433 सीट्स है, तो टोटल बीएचएमएस की सीट होगी आपकी 4,496। बीयूएमएस के 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और उन 3 गवर्नमेंट कॉलेज में 180 सीट्स है टोटल, और 5 प्राइवेट कॉलेज है, यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है सबके सब, जहाँ जिसमें एक अक्कलकुआ आता है, जलगांव आता है, आपका कुंजखेड़ा आता है, मालेगांव आता है और येवला आता है, पुणे आता है। पुणे तो गवर्नमेंट कॉलेज है। 3 जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक पुणे में, एक मालेगांव में और एक मुंबई। तो इस तरीके से प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है यानी सेमी गवर्नमेंट की 330 है, 330। टोटल फीस बीएमएस की जो आपके लिए अवेलेबल है वो सिर्फ 510 है। लेकिन चूंकि ये इसकी पढ़ाई अक्सर उर्दू में होती है तो मैक्सिमम इसमें बच्चे जाने वाले जो होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज को है। फिर उसके बाद में बीपीटी जो होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके 4 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें 90 सीट्स है, और 108 प्राइवेट कॉलेज है बीपीटी की बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के, इसमें 6,155 सीट है, टोटल सीट 6,245 है। उसी तरीके से बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सीट जो है वो 90 है, 4 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के। उसी तरीके से बीएएसएलपी बैचलर ऑफ ऑडियो इन स्पीच लैंग्वेज इसको कहा जाता है, ये भी आपका राइट कोर्स है, इसके 2 कॉलेजेस है, सिर्फ 25 सीट अवेलेबल है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके, बीपीओ वो करके इसको प्रोस्थेटिक एंड ऑस्थेटिक कहा जाता है, जो नकली पैर और नकली पैर वगैरह जो बनाते हैं, वैसे जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बीपीएमओ कहा जाता है। वो कोर्स के लिए फीस जो है एक ही कॉलेज अवेलेबल है और उसमें सिर्फ 8 सीट है, मुंबई में इसका कॉलेज है। उसी तरीके से बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस का एक गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल है जिसमें 60 सीट है, और 2 प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल है जिसमें 120, टोटल मिला के 120। ये सारा मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि एमबीबीएस के 9,974 सीट है, 24 सीट है, बीएमएस बीडीएस के 2700 करीब, बीएमएस के 11,000, बीएचएमएस के 4,500, बीयूएमएस के 500 और बीपीपीएच के 6,200 के करीब। बाकी फिर अराइड कोर्सेज के कम सीट्स अवेलेबल है। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको पता चल जाए कि आपके ऑप्शंस कितने हैं, और उसके बाद में शुरू होता है फिर आपका इनमें अलग अलग रिजर्वेशंस, इनकी काउंसलिंग कैसे होगी। ये तो मैंने आपको 100% सिर्फ बता दिया। अब इनकी काउंसलिंग में महाराष्ट्र स्टेट कैसे काउंसलिंग करवाएंगे या ऑल इंडिया के बच्चे भी आएंगे वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन में बताने की कोशिश करूंगा। वो जाने से पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। ओके, जैसे कि सबसे पहला होता है आपका 12वीं के का क्वालिफिकेशन। अगर आप 12वीं में हैं और 12वीं के अंदर आप पास किए हुए 11th 12th तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना चाहिए। और उसके लिए अगर आप बीडीएस और एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए 150 मार्क्स इन द पीसीबी 12th, कम से कम 150 मार्क्स चाहिए, 50%। तो ही आप बीडीएस और एमबीबीएस के बारे में सोच सकते हैं, चाहे आपका नीट का स्कोर हो। बीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएनवाईएस और बीएमएस, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
12वीं का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एचएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीबी का खत्म हो चुका है। उसमें अगर आप सिर्फ 12वीं पास भी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में, तो आप पीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएनएमआईएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया जो होता है, ये तो पहला 12वीं का क्राइटेरिया हुआ। सेकेंड क्राइटेरिया जो होता है वो होता है नीट का क्राइटेरिया। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स आए। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि 720 में से 50th परसेंटाइल किसको मिला है उतने बच्चे एलिजिबल होते हैं। देखो परसेंटाइल में और परसेंटेज में फर्क होता है। परसेंटेज जो होता है एवरेज होता है, लेकिन परसेंटाइल डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर और कितने बच्चे अपीयर किए थे उसके। क्योंकि इस साल बच्चे जो है 2 लाख बच्चे फॉर्म भरकर बैठे नहीं थे प्री नीट में, इसीलिए वो कैलकुलेशन में थोड़ी डिफरेंस आता है। और नीट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। इस साल का 50th परसेंटाइल जो बच्चा है, वो बच्चा जो होता है वो है 213 मार्क्स। तो जिसको 213 मार्क्स मिले हैं वो बच्चा एलिजिबल है नीट में वेरियस कोर्सेस। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है। बहुत से लोगों की गलतफहमी ये होती है कि सर हमारा स्कोर जो है 213 के नीचे आया। तो 213 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स आना किसके लिए जरूरी है? बीडीएस, एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज के लिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनएमएस, इनके लिए ये क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसको कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप बीपीडीएच या ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बीएएसएलपी करना चाहते हैं तो उनके लिए 12 का क्राइटेरिया हो सकता है फिजियोथेरेपी के लिए है, लेकिन नीट का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको 1 मार्क्स भी नीट में मिला हुआ है तो आप एलिजिबल है बीपीडीएच के लिए। समझ रहे? कुछ सालों पहले तो एक बच्चे को मैंने 5 मार्क्स के ऊपर भी एक कॉलेज उसको मिला था, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, 108 कॉलेजेस, तो 108 कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता है अगर आपका नीट का स्कोर कुछ भी हो, नॉन जीरो पासिंग आपके। क्लियर? उसके बाद में एज क्राइटेरिया जो मिनिमम 17 इयर्स का एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया तो नहीं है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट के हिसाब से डोमिसाइल का रूल होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में आप अपीयर हो रहे हैं तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल बच्चा ही यहाँ पर 85% गवर्नमेंट कॉलेज और 100% प्राइवेट कॉलेज में अपीयर की काउंसलिंग में अपीयर हो सकता है। इसलिए आपने अगर महाराष्ट्र के बच्चों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बना ले, अदरवाइज आप गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस और पीडीएस की 85% सीट और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। डोमिसाइल कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ डोमिसाइल जरूरी नहीं है, उनको कहा जाता है ओपन स्टेट्स। महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट जो होते हैं। यूपी ओपन स्टेट है, मतलब वहां पर आपको डोमिसाइल वहां का लेने की जरूरत नहीं है, आप महाराष्ट्र का बच्चा भी कहा जा सकता है। फिर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन होता है। वो उसका रिजर्वेशन के लिए आपको जरूरी है, अगर आप कास्ट से है तो कास्ट के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप नॉन क्रीमिलियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैलिडिटी कुछ साल तक की होती है, वो वैलिड। कास्ट सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लाइफ टाइम होता है। इसके साथ साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वैलिडिटी सर्टिफिकेट। बहुत सी क्लास जो होती है मुसलमानों के अंदर भी, जैसे कि मोमिन हुआ, अंसारी हुआ, या फिर बकर कसाब हुआ, कुरैशी हुआ, ये लोग ओबीसी में आते हैं महाराष्ट्र में। इनके लिए मैं जरूरी चीज बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिलियर है, लेकिन वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका एडमिशन नकारा जा सकता है। तो आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है महाराष्ट्र में, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका महाराष्ट्र का होना चाहिए। अदर स्टेट का है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है, आपको महाराष्ट्र का निकलना। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको जाने से पहले प्रोसेस में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर एलिजिबल हूँ, कहाँ पर। आपकी जो मिथ्स है वो दूर हो जाए, मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। ये जो मिसकंसेप्शन था कि भाई एक बच्ची मुझे कल फोन की कि सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे 169 मार्क्स है, मैं फिजियोथेरेपी भी नहीं कर सकती होती, आप क्या करोगे? किसने कहा आपको कि आप फिजियोथेरेपी नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फिजियोथेरेपी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी नहीं है। सिमिलर, उसीलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया।
नेक्स्ट चीज जो होती है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करना है एडमिशन प्रोसेस में जाने के लिए। तो नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का क्या कहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, आपका आधार कार्ड, अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वन टाइम डॉक्यूमेंट है, एक बार बनाओ जिंदगी भर तक चलता है। उसके बाद में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम वाला, लिविंग सर्टिफिकेट, एचएससी और एसएससी की मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट्स, कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में है 10% जो रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के 2 सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपके पास में स्टेट का है और आप ऑल इंडिया कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस भी लगेगा। अगर फॉर्म भरते वक्त आपने ओपन सिलेक्ट किया था लेकिन आप अभी आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है स्टेट का, तो आप स्टेट के सर्टिफिकेट के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग से पहले। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन किया था कि सर नीट का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो हमने जनरल कैटेगरी डाल दिया। अब लेकिन महाराष्ट्र की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस को मेरा बन गया है स्टेट का तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, आप एलिजिबल है। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आप जनरल की इसके बजाय जो कैटेगरी में आप आते हैं, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, फायदा होगा। उसी तरीके से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से अगर गैप मिला है तो गैप सर्टिफिकेट होता है, एक आधार कार्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं काउंसलिंग के लिए। एक दूसरी चीज जो होती है, आप फाइनेंशियल रियलिटी भी मैंने आपको कहा कि आपको जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस। मैं कॉल कर चुका हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस निहायत ही कम, 1,62,000 रुपए। उसके अलावा भी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 7 लाख से 13 लाख के बीच में। डीम कॉलेजेस की फीस जो होती है 25 लाख से 30 लाख। कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त ये भी आप मद्देनजर रखें। रिजर्वेशन जो होता है वो कैसे काम करता है, जो भी सीट्स मैंने आपको कहा कि 10,000 के करीब एमबीबीएस की सीट्स है, बीडीएस की सीट जो है 2700 के करीब है, बीएमएस की फीस सीट आपकी 11,000 के करीब है। तो वो सीट टोटल है। तो वो टोटल सीट्स के अंदर आपका 2 हिस्सों में डिवाइड, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, 85% सीट्स और 15% सीट। 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल की जाएंगी। उसमें महाराष्ट्र के बच्चे के अलावा गुजरात का बच्चा भी आ सकता है, नॉन डोमिसाइल गवर्नमेंट कॉलेज। 85% जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट। लेकिन 200% में से 15% सीट जो होती है वो आईक्यू कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा। उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैनेजमेंट की को उसके लिए 3 गुना फीस देने का हक है, उसका प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा। उसकी 85% सीट। तो महाराष्ट्र में आपके लिए जो सीट्स अवेलेबल है, जो सीट्स मैंने बताया आपको, उसका 85% गवर्नमेंट का और 85% प्राइवेट। ओके, ये सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों से ही फिल होगी। लेकिन उसमें रिजर्वेशन लागू है। उसमें कुछ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 10%, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का, एसटी का, बीजे का। ओके, और उसके बाद में माइनॉरिटी जो कॉलेजेस होते हैं उसमें पैनल रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी का, हैंडीकैप का, ऐसे अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं। फिर उसके बाद जो सीट बचती है वो मेरी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, मैं उसके लिए जंग लड़ूंगा, उसके लिए मैं कॉम्पिटिशन करूंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात ये आती है कि काउंसलिंग कितने तरीके की। अभी आप पे क्लियर हो गया कि कौन सा कोर्स आप जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, सीट्स कितने अवेलेबल है वो मैंने बता दिया आपको। अब इन अलग अलग कॉलेजेस में आप जाएंगे तो आपका कौन सी जगह पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके घर पे कोई नहीं आएगा। आपको ये बात याद रखनी है, सारे प्रोसेस के नोटिफिकेशंस आपको चेक करते रहना है और चेक करने के बाद में सारी जिम्मेदारी के साथ में आपको वक्त से पहले वो रजिस्ट्रेशन करना है और वो प्रोसेस में इंटर। फॉर एग्जाम्पल, कितने टाइप्स की काउंसलिंग होती है तो मैं बता रहा हूं आपको, 4 टाइप की काउंसलिंग है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे में, अगर आप महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने कहा आपको 43 गवर्नमेंट कॉलेज, इसी तरीके से गुजरात में हो सकते हैं, पंजाब में हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकते हैं। इन सारे गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट के लिए जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है। ये एमसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, एक पोर्टल है mcc.nic.in करके।
वहां पर जाकर आपको नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन कैसा आता है कि फला डेट से लेकर फला डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो उस पीरियड में आपको रजिस्टर। दूसरी चीज और किसके लिए करता है, 3 कॉलेजेस जो मैंने कहा आपको उनकी 100% सीट के लिए भी एमसीसी जिम्मेदार। यानी महाराष्ट्र में आप देखेंगे एमजीएम, डीवाई पाटिल के नाम सुना होगा आपने, दत्ता में ये जो अलग अलग कॉलेजेस के नाम सुने आपने, वो कॉलेज की फीस जो 25 लाख से ऊपर होती है, काउंसलिंग फी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमसीसी के थ्रू होती है 100%। उसमें कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं। क्लियर? तो अगर आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज या किसी और स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट के लिए अपना दावेदारी करना है, क्लेम करना है, तो आप, और डीम यूनिवर्सिटी के लिए, और इसके अलावा भी और कॉलेजेस होते हैं जिसको गवर्नमेंट कॉलेज ही कहा जाता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसको कहा कहते हैं हम लोग, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड कॉलेज कहते हैं। एएमयू हो सकता है, पीएचई हो सकता है, एम्स हो सकता है, एएफएमसी हो सकता है, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी। एक सवाल आपको का जवाब देना पड़ता है आपको एमसीसी की फॉर्म भरते वक्त, क्या आप एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में एक ही कॉलेज है जिसकी फीस एकदम कम होती है और बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते तो टिक करना पड़ता है। अगर टिक किए तो ही आप उसकी लिस्ट में आएंगे, और उसका अलग से इंटरव्यू भी होता है और अलग अलग 2-3 टेस्ट फिर से होते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी, आपका सिलेक्शन। दूसरा, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, तो महाराष्ट्र के डोमिसाइल बच्चे जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेज की जो बची सीट 85% और प्राइवेट कॉलेज की 100%, जिसमें आईक्यू की 15% भी शामिल है और 85% मेरिट की सीट भी शामिल है, उसके लिए अगर आप अपनी दावेदारी रोकना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो आपको महाराष्ट्र के सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट है mahacet.org। इसमें जाके उसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, मतलब यहाँ से एक अप्रैल से लेकर सपोज 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक फॉर्म भरिए, उसके बाद में आपकी एसएमएल आएगी, एसएमएल आने के बाद में आपका सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे एक डेट के बाद, फिर आपका कॉलेज सिलेक्शन होगा, फिर कॉलेज सिलेक्शन के बाद में आपको रिपोर्ट करने के लिए एक हफ्ता दिया जाएगा, और इसी तरीके से राउंड कंप्लीट होगा। फिर सेकंड राउंड शुरू होगा, थर्ड राउंड शुरू होगा, ऐसा पूरा टाइम टेबल आ जाता है। वो सारे टाइम टेबल आपको इनकी वेबसाइट पर चेक करने होती है। अगर आप उससे जुड़ते हैं, मेरे ग्रुप में आते हैं, तो मेरी टीम आपको जो है सारे इंफॉर्मेशन देगी, ताकि आपका एक भी राउंड छूटे नहीं, आपको सारे प्रोसेस में हेल्प करवाएगी, सारी चॉइस फिलिंग या फिर जो भी एनालिसिस करना होता है हमारी तरफ से आपके लिए वो की जाएगी, अगर आप मेरी पेड काउंसलिंग में या मेरी सर्विसेज में आते हैं। अगर आप उससे कर सकते हैं तो नेक्स्ट, एसीसी। अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आयुष के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी 15% सीट्स, और डीम यूनिवर्सिटी के जो आयुष कोर्सेज होते हैं उनकी 100% सीट्स, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो आयुष कॉलेजेस होते हैं उनकी 100% सीट या जो भी सीट्स होती है, उनके लिए अपनी दावेदारी ठोकना चाहते हैं, एडमिशन में जाना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से एक वेबसाइट है 88CCC, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसकी एक फीस भी होती है, उसका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है, वो भरिए आप, और उसमें आप मैं आपको एमसीसी का बता दूं, एमसीसी के अंदर जो होता है वो आपका 1000 फीस होती है और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट कॉलेज में के लिए अप्लाई करने के लिए, जो कि आपको रिफंडेबल। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख। उसी तरीके से आयुष के लिए भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 50,000 रुपए टीम के लिए, और दूसरों के लिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कम। उसी तरीके यहाँ भी आपका नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरी काउंसलिंग बता रहा हूँ जो कि कभी कभी काउंसलर से छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको कहा आयुष का, ऊपर वाला कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 85% और 100% प्राइवेट कॉलेज की, वो था सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस की। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो आयुष कोर्सेस है, यानी बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, इनका जो काउंसलिंग होती है थोड़ी सी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट के लिए, यानी आयुष कोर्सेज की, बीयूएमएस, बीएचएमएस की, उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है, उनके लिए जो काउंसलिंग होती है महाराष्ट्र के सीटी सेल के थ्रू होती है। जो आपने रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस के लिए किया था उसी में आपको टिक करना होता है, आप तीनों में जाना चाहते हैं। 3 ग्रुप है, एमबीबीएस और बीडीएस का ग्रुप,
आयुष कोर्सेज का ग्रुप और अलाइड सोर्सेज का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपए। आप अगर तीनों पे क्लिक करते तो आप तीनों के लिए एलिजिबल है, अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत है। लेकिन आयुष के लिए एक अलग चीज है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 85% सीट्स और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, जो कि एमबीबीएस के और बीडीएस के कॉलेजेस के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि 100% सीट जो है वो सीटी सेल के थ्रू होगी, लेकिन यहाँ पर 100% सीट जो है वो सीटी सेल के थ्रू होगी। लेकिन लेकिन 100 सीट्स अगर किसी कॉलेज में है तो उसकी 70% सीट जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बच्चे, महाराष्ट्र के जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए होगी। 85% के अलावा बजाय कितने बोल रहा हूँ मैं, 70%। और 15% जो सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटे के बच्चों के लिए होगी, यानी तो जिसका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है वो भी महाराष्ट्र के आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। 15% सीट, इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, सीटी के अंदर ही होता है, और इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए। क्लियर? ये जो चीज होती है आपकी, ये अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। और 15% सीट तो यहाँ भी आईक्यू के लिए होती है, उसका जो सिस्टम होता है वो तो सेम होता है, जो भी फीस होती है उसका 3 गुना उसके लगता है। अगर आपका यहाँ सब जगह एडमिशन नहीं लग रहा है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहते हैं तो ओपन स्टेट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कर्नाटका हुआ। अभी कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन शुरू है, जिसको लग रहा है कि महाराष्ट्र में नंबर नहीं लग सकता है बीएमएस में, बीयूएमएस में या एमबीबीएस में, तो वो महाराष्ट्र के अलावा अलग स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि नजदीक में स्टेट है कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अभी आप सेफर साइड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले, अगर आपको डाउट है यहाँ पर नहीं एडमिशन। 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आप मेरे नंबर पे कॉल कर या मेरी टीम के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये ओपन स्टेट की कॉस्टिंग है। ये उसी तरीके से अब्रॉड में जाना है आपको तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे कि आप बांग्लादेश देखेंगे तो बांग्लादेश का क्राइटेरिया 60% जो है वो पीसीबी आपको होना चाहिए और क्वालिफाइड स्कोर चाहिए। उसी तरीके से आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का क्राइटेरिया 50% का ही है, क्वालिफाइड स्कोर चाहिए। आपको जो कंट्री में किस सारे रास्ते आपको शॉर्ट सीधा वहां कर जो बताया, आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्लियर? अब एमसीसी के रूल्स क्या होते हैं आपको मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन आपने किया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपका नंबर आएगा, मेरिट लिस्ट नंबर एमसीसी में। ऑल इंडिया में कितने बच्चे रजिस्टर हुए थे, आपका नंबर कितना है। अभी भी आपको एक ऑल इंडिया रैंक आया है, लेकिन वो रजिस्टर करने के बाद जितने बच्चे जाना चाहते हैं एमसीसी में, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको लगता है कि आपका हाई रैंक है तो आप चाहिए, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है टीम यूनिवर्सिटी के लिए तो आप एमसीसी का रजिस्टर। फिर चॉइस फिलिंग होगा सीट मैट्रिक्स के बाद, फिर सीट अलॉट होगी आपको, या फिर कंडीशन सीट अगर मिल गई आपको तो उसमें अलग अलग कंडीशन होंगी। अगर आप सीट को रिपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, रिटेंशन का फॉर्म भरिए, आप राउंड से बाहर। लेकिन आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उससे बेहतर कॉलेज आपको चाहिए तो उसको कहते हैं रिटेंशन का फॉर्म ना भरिए, आप अपग्रेडेशन में जाइए, फीस भर लीजिए। क्लियर? अगर आपको लेना ही नहीं है तो आप फ्री एक्सेस ले सकते हैं, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगा और फीचर नहीं। इसी तरीके से सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। महाराष्ट्र का उसी तरीके से प्रोसेस होता है। आप महाराष्ट्र के महासीटी के पोर्टल पे गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपके ऑनलाइन हो गए, फिर आपकी प्रेफरेंस फिलिंग से एक चीज आती है स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आता है और फिर आपका सीट मैट्रिक्स आती है, फिर आप चॉइस फिल करते हैं। इसी तरीके से आपको अलॉट होना है कॉलेज, अलॉट हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में जाएंगे। अलॉट हो गया तो 3 कंडीशन होंगी, या तो आपको कॉलेज चाहिए वहां पर एडमिशन ले लीजिए, रिटेंशन का फॉर्म भर दीजिए, राउंड से बाहर कॉलेज स्टार्ट होने का वेट कीजिए। अगर वहां आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, फिर एग्जिट सेकंड राउंड में जाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आपको वो सीट चाहिए भी तो आपको सेकंड राउंड में जाना है, उसको कहते हैं अपग्रेडेशन। चाहिए, एडमिशन लीजिए, फीस भरिए, डॉक्यूमेंट्स भरिए, रिटेंशन का फॉर्म ना भरिए, सेकंड राउंड में जाइए। सेकंड राउंड में आप एलिजिबल है, उससे बेहतर कॉलेज मिलता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिला फिर से रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरिए, थर्ड राउंड में जाइए, तब तक आपके पास फैसिलिटी। थर्ड राउंड में या तो आपकी ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएंगी या आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको और मजीद राउंड में अपनी आजमानी करनी। इस तरीके का प्रोसेस है। अब ये काम कैसे करता है,
अब सवाल बच्चों के जहन में ये आता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर जाए। ये मैंने आपको चार्ट बना दिया। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो आप AIQ में जाइए, एमसीसी में जाइए। मल्टीपल राउंड्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन उसूल याद रखिए, अगर आपका रैंक 30,000 या 35,000 के अंदर है ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उस केस में कीजिए, ऑल इंडिया के बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन। सिमिलरली महाराष्ट्र में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, तो आप 85% गवर्नमेंट की सीट, 100% प्राइवेट कॉलेज की सीट महाराष्ट्र का डोमिसाइल। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि भाई ये जो एडवांटेज होता है वन स्टेट का, ऊपर स्टेट का एडवांटेज भी होता है। आपके पास डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र में भी नंबर नहीं लग रहा है, तो आप अदर स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा। जैसे कि आप कर्नाटका की फीस देखेंगे MBBS की, तो महाराष्ट्र के अलावा बच्चों के लिए होती है 12 लाख से 16 लाख के बीच। तेलंगाना की फीस, यूपी की फीस 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख आपको ऐसी पड़ती है। अगर आपका उतना बजट है तो आपका कम रैंक के अंदर भी वहां पर पॉसिबल होता है। लेकिन देखिए, गलत लोगों से सतर्क रहिए, सबका ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑथराइज जो अच्छे लोग होते हैं, भरोसे वाले जो काउंसलर होते हैं, उनसे ही रब्ता कीजिए। मैं आपका करवा दूंगा, नहीं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके इसमें ना रहिए, आप प्रोसेस पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, कॉलेज को पेमेंट कीजिए। ठीक, अब कट ऑफ का क्या हो, कट ऑफ क्या हो, सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में आता है, अभी सब बच्चों के जहन में आ रहा है कि सर मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं। ये तो मुझे पता था, ये मैंने उनके लिए बताया, क्योंकि ये सेमिनार के अंदर, वेबिनार पे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनको सब मालूम है, ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत। इसलिए इतनी बातें जो सबको पता होनी चाहिए, वो मैंने इस वेबिनार के अंदर अभी तक बताया। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैं, मेरे मार्क्स कितने हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिले। तो ये दो तरीके का प्रेडिक्शन होता है। देखो, मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, जो मेरे वीडियो के इस वक्त मीटिंग में है ना, तो सबसे बड़ा फंडामेंटल मेरा फॉर्मूला है कि आप दो चीजों से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा आ रहा है कि भाई सर कट ऑफ क्या था वो बताइए, मेरा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो मार्क्स आए ना आपके, आप उसको भूल जाइए। अब जो भी आपका जो कट ऑफ होगा ना, दैट वुड बी बेस्ड ऑन योर रैंक। और रैंक दो तरीके की होती है। अभी एक रैंक आपके स्कोर कार्ड पे आई है, लेफ्ट साइड के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, उसको भूल जाइए, ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया रैंक आपका कितना है? तो सपोज कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि 400 के ऊपर मेरा जो है वो 1.5 लाख रैंक है, या फिर मेरा 450 के ऊपर जो है वो हो सकता है कि मेरा 1,15,000 है, 10,000 है, 20,000 है, वो आपकी काम ऑल इंडिया रैंक। तो दो बेस पे आपका प्रेडिक्शन लगता है। पहला मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं प्रेडिक्शन करता हूं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेस कि अभी क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2025 में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना था, यानी लास्ट बच्चा कौन सा एडमिट हुआ था, उसका मार्क्स कितने थे और उसका रैंक कितना था, ऑल इंडिया रैंक। ये पहला ऑल इंडिया के बेस पे। तो लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चा एडमिट हुआ है लास्ट ईयर, वो था 47,000 के करीब। यानी आपका रैंक अगर 47,000 है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक के बेस के ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर, लास्ट ईयर के हिसाब से। तो इसमें हो सकता है कि कॉलेजेस बढ़ते हैं, घटते हैं, हर साल डिफिकल्टी लेवल जाता है, कम होता है, तो इसको 10-20,000 आप ऊपर नीचे समझ लीजिए। यानी किसी का अगर 55,000 है, 60,000 है, 65,000 है, तो वो भी एक उम्मीद कर सकता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में 85% के लिए मिल सकता है। दूसरा जो है प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जिनका गवर्नमेंट में 47,000 में नहीं लगा, तो जो 48,000 वाला होगा वो उसके ऊपर जो है, लास्ट जो सेमी गवर्नमेंट में एडमिट हुआ था बच्चा, उसका रैंक था 88,000 के करीब। यानी लास्ट ईयर जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 88,000 था, उसको प्राइवेट कॉलेज मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो अगर इस साल में ऑल इंडिया के हिसाब से प्रेडिक्शन करूँ, तो अगर मेरा रैंक 88,000, 90,000 या 95,000 या 1 लाख या 1,05,000 भी है, तो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ मानू, थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं। तो किसका 1,05,000 तक भी रैंक है, वो ये सोच सकता है कि मुझे महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है।
उसके ऊपर वालों के चांसेस कम हो जाते हैं। समझे आप? अब ये प्रेडिक्शन जो मैंने आपको कहा ना, दैट प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक का प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? कि मेरा रैंक अभी सपोज 1,36,000 है, मेरे पास एक बच्ची अभी काउंसलिंग के लिए है, इसका रैंक 1,36,000 है। तो वो कह रही है, उसको सोच सकती है कि ऑल इंडिया के हिसाब से तो लास्ट ईयर जो है सेमी गवर्नमेंट 88 पे क्लोज हुआ था, 88,000 का, तो मेरा तो उससे 40,000 46,000 ज्यादा है। सर क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? तो पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो आपके 1,36,000 बच्चे वो ऑल इंडिया रैंक है आपका, मतलब आपसे 1,36,000 बच्चे जो आगे है उसमें पंजाब के बच्चे भी हो सकते हैं, गुजरात के बच्चे भी हो सकते हैं, कर्नाटका के बच्चे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के 85% और 100% प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में सिर्फ डोमिसाइल बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो महाराष्ट्र के स्टेट कोटे के लिए आपका रियल कंपटीशन किससे है? महाराष्ट्र के बच्चे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि फॉर एग्जांपल वो 1,36,000 में से महाराष्ट्र के बच्चे कम ही तो हो सकता है 88 के बजाय ये कट ऑफ जो ऊपर चला जाए। तो ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ जो है वो लेस एक्यूरेट होता है। असल कट ऑफ जो होता है वो होता है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, यानी महाराष्ट्र के बच्चे में आपका नंबर कितना है, वो दूसरा कट ऑफ, दूसरा आपका प्रेडिक्शन होता है। वो कब मिलता है? जब आप वहां सीडी के पोर्टल पर रजिस्टर किए, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट नंबर आया। दो मेरिट लिस्ट नंबर आएंगे, एक जनरल मेरिट लिस्ट नंबर सीरियल नंबर मार्क्स के हिसाब से और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जितने बच्चे अपीयर हुए थे और कितने बच्चों ने रजिस्टर किए, उनमें कैटेगरी में मेरा नंबर कितना है ये, और उसके हिसाब से सीट कितनी अवेलेबल है। सपोज मेरी कैटेगरी की सीट 3,000 अवेलेबल है और मेरा स्टेट में नंबर आता है 2,900, श्योर कर सकता हूँ। तो एसएमएल आने के बाद में आप कंफर्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसके जब तक के नहीं आता है, जब तक कि मैं अपना प्रेडिक्शन लगाते रहूं। तो जैसे कि एनटीए ने आपको कहा कि 700 मार्क्स से ऊपर लेने वाले बच्चे जो है वो 19 है, 750 से ऊपर मार्क्स लेने वाले बच्चे जो है 1492 है, यानी 1500 के करीब। 600 प्लस के ऊपर मार्क्स लेने वाले बच्चे जो है 10,160 है, पूरे पूरे इंडिया के बच्चे को मैं बता रहा हूँ। और 500 से ऊपर मार्क्स लेने वाले बच्चे जो है 90,780 है। समझ रहे मेरी बात को आप? यानी पूरे इंडिया में 90,780 बच्चों ने 500 से ऊपर किए। अब इसमें 90,000 में से महाराष्ट्र के कितने, ये मुझे अभी बता दी, तो मैं उम्मीद लगा सकता हूं जो हायर रैंक वाले हैं कि इसमें महाराष्ट्र के बच्चे कम से कम हो। समझ रहे आप मुझे? दूसरी मैं बात समझाता हूं आपको। 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे नीट में, अपीयर हुए थे, जिसमें से 11,21,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए, 213 के ऊपर मार्क्स मिले। उसमें से मैं भी एक हूँ, 468 वाला, इसके 1,36,000 रैंक है। अब मैं ये सोच सकता हूँ कि ये 9,080 बच्चे जो 500 के ऊपर है, तो क्या इसमें से महाराष्ट्र के बच्चे कम हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है 88 से भी कम कट ऑफ हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे अभी पता नहीं है, एसएमएल आने के बाद मुझे पता चल जाएगा। ओके, अब महाराष्ट्र के बच्चे मैंने आपको कहा कि पूरे इंडिया के बच्चे 20 लाख थे, 11 लाख क्वालिफाइड हुए। इसमें महाराष्ट्र के बच्चे अपीयर हुए थे 2 लाख और क्वालिफाइड हुए 1,05,000 के करीब। ओके, 1,05,000 बच्चे 213 के ऊपर है। अब इसमें से मेरे मार्क्स से ज्यादा कितने बच्चों के हैं, ये दुआ करूंगा अल्लाह से कि कम निकले। तो महाराष्ट्र के बच्चे थोड़े उम्मीद में रह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र के 1,25,000 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए थे और ये साल 1,07,000 के करीब, मतलब 20,000 बच्चे जो तकरीबन क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से आयुष की बात मैं अगर करूं तो आयुष के लिए भी आपका एसएमएल ज्यादा मैटर करता है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे आयुष का जो प्राइवेट का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो था 5,09,000 के करीब था, बीडीएस का भी 5,10,000 के करीब था। उस केस में मैं बीएमएस वाला भी अपने आप को 5,10,000 तक अपने आप को सेफ मान सकता है, या तो इसको और ज्यादा पकड़ लीजिए 6 लाख वाला का अपने आप को थोड़ा सिक्योर
मार्क्स मिल रहे हैं, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें अलग अलग रिजर्वेशन लगते हैं, अलग अलग पैरल रिजर्वेशन लगते हैं, लेकिन ये सारा रिजर्वेशन के अलावा का कैलकुलेशन था जो मैंने आपके सामने पेश किया। ठीक है? अब अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस नंबर से नंबर को नोट कीजिए, मेरा 8976368581। अगर आपको और पर्सनली कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नाउ आई एम फ्री, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, बच्चों के रोज मुझे 70-80 कॉल आ रहे हैं, मैं कोई डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम ही ये है। आधार एडमिशन सेंटर मेरा पुणे में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, परभनी में ऑफिस है, गिरी में ऑफिस है। रिसेंटली हम लोग एक रत्नागिरी में ऑफिस खोलने की सोच रहे हैं। अगर आप वहाँ आके मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्रोसेस के अंदर आपके बिहाफ में, आपके लिए सारी चीजें मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करे, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, पेड सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक, या आप खुद करना चाहते हैं पेरेंट को, यू कैन डू इट ऑन एट योर ओन आल्सो। ठीक, किसी का कोई सवाल हो। कि हुएस भाई, किसी का कोई सवाल हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, या फिर अनफल फाउंडेशन के जो भी मॉडरेटर होंगे यहाँ पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया एहसान सर, आपने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। और आपकी एनर्जी माशाल्लाह, 1 घंटे से आप मुसलसल बोलते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी अटेंटिवली आपको सुन रहे थे। तो यहाँ पर मैं पार्टिसिपेंट्स को खास कर ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल है, या अभी भी जो उनके डाउट्स है वो अगर क्लियर नहीं हुए हैं, या फिर उनको कोई और मालूमात हासिल करनी है, तो एहसान सर हमारे साथ अभी कुछ देर और हैं। आप लोग अपने सवाल पूछें। आपके सवाल पूछने से हो सकता है कि और भी दूसरे स्टूडेंट्स के जहन के डाउट क्लियर हो जाए। तो आप वन बाय वन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जहाँ तक रही है जो सर ने बताया कि किसी को अगर एंड टू एंड सर्विस चाहिए, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर सर की आप लोगों को चाहिए, तो हम हमारी तरफ से ये कह सकते हैं कि सर जो भी बच्चे अनफाल फाउंडेशन के जरिए से आप तक राब्ता करेंगे, आप उनको कंसिडर करिएगा, और आपके जो भी चार्जेस है उसको नॉमिनल से नॉमिनल रखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो फ़ायदा उठा सके। ये श्योर सर। So Zareen Fatima has raised her hand. You can speak now, Zareen. हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी यार बोलिए। सर, मेरा जो डोमिसाइल है वो कर्नाटका का है। मतलब मैं 10th और 12th दोनों ही कर्नाटका से किया है, और मतलब मेरा होम टाउन मुंबई में है। और अ, मैंने कॉलेजेस मतलब ये फाइंड किया था, और मतलब मेरे नीट का स्कोर आ रहा है 286। एंड लाइक मैं बीपीटी कोर्स के लिए देख रही थी, मतलब इसमें क्या कहते हैं, जो कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसमें मैं ट्राई कर रही थी, बट उसमें मेरा नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी भी ट्राई किया, मैं वो बहुत इससे पहले भी 1-2 दिन ट्राई कर रही थी, बट उसमें रजिस्ट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही, नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये तो आपका बड़ा क्लियर होगा जरीन कि आप महाराष्ट्र के अंदर जो 85% सीट गवर्नमेंट की है, और 100% 70% जो आयुष की या बीपीटीएच की जो सीट्स होती है, उनके लिए तो आप महाराष्ट्र में एलिजिबल नहीं है। लेकिन जी आप जो महाराष्ट्र में जो डीम यूनिवर्सिटीज होती है, जी महाराष्ट्र की डीम यूनिवर्सिटी के अंदर आप एलिजिबल है। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिजियोथेरेपी की 3 से डीम यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा नहीं होती है। एमबीबीएस की 25 लाख होती है। अगर आप बम्बई में पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो आप बम्बई में पढ़ना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के जो ये कॉलेजेस है
यूनिवर्सिटीज, आप उसके लिए भी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, इधर का भी बच्चा आ सकता है। ओके, और दूसरा सवाल आपका रहा, आपका केई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो सर्वर का प्रॉब्लम है। आप मेरे नंबर पर फोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको दूंगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके सर। तो ये जो बीपीटी कोर्सेज है, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट वाले कोई भी कॉलेजेस नहीं है जो ले रहे हैं ना? नहीं, बीपीटीएच के महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है। बीपीटीएच के लिए महाराष्ट्र के में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 4 गवर्नमेंट कॉलेज है और 108 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है। उसी तरीके से कर्नाटका के अंदर तो हर चीज का, महाराष्ट्र के बाद जो सबसे ज्यादा सीट्स आती है एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटीएच, कर्नाटका है। कर्नाटक में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपके बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर भी हो जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है कर्नाटका के, वहां का डोमिसाइल आपके पास में, आपको फीस बड़ी कम लगी। देखिए, जो बच्चा महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, कर्नाटक का डोमिसाइल नहीं है और महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, जब वो वहां जाता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, और कर्नाटका के बच्चों का जो ये है फीस स्ट्रक्चर वो बहुत कम है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, महाराष्ट्र से कम फीस वहां पर है, तो आप जाइए वहां पर, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, आज के आज आप कॉल कीजिए, चाहे तो अभी आप नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर तो आपने ले लिया यहाँ पर 8976368581। ये एक मेरे असिस्टेंट है साहिल, उनसे भी आप कांटेक्ट कीजिए 90222028 118 90 90 22 22 028 028 118। ये साहिल है, ये ओके। फॉर्म में भर रहा है वो, तो उसको बोलिए कैसा सलाना पड़ती है, दे विल हेल्प यू। ठीक है, और किसी का कोई दूसरा सवाल? सर एक और सवाल है मेरा, जी, लाइक अगर जैसे मुझे यही कोर्स करना है, और तो लाइक इससे कोई बेटर कोर्स है या फिर मुझे ये कोर्स करना ही चाहिए? अगर हाँ, आपने मेरे से वो मशवरा नहीं लिया था, इसलिए मैंने आपको वो दे दिया। आपने सिर्फ मुझसे पूछा था कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है रजिस्ट्री के बारे में आपने कहा। वैसे आपका जो 288 ना 286 मार्क्स है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बीडीएस के लिए भी जा सकते हैं और बीएमएस भी आपको मिल सकता है। आपको कर्नाटका में बीडीएस मिल सकता है, कर्नाटका में आपको बीएमएस मिल सकता है, जो कि अच्छे कोर्स माने जाते हैं। अगर आपका सपना एमबीबीएस करने का था, डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करने का था, तो उस सपने को आप कम नहीं कीजिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी करके भी आप डॉक्टर है, लेकिन आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में हिचकिचा सकते हैं। लेकिन आप बीएमएस है तो आप एलोपैथिक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आयुर्वेदा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर एलोपैथिक की प्रैक्टिस भी करते हैं, एमडी भी करते हैं। उसके बाद में आप लोगों की इलाज करके लोगों के दर्द को कम कर सकते हैं। आपके पास में बीएमएस करके कुछ ऑप्शन है, इसीलिए आपके पास में बीएमएस वाला भी अच्छा ऑप्शन है। मैं चाहूंगा कि आपका बीएमएस में आप जाए और आपको इजीली मिल भी जाएगा। देखो, महाराष्ट्र में क्या होता है या हर जगह क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज का ये कुछ सिस्टम बनाया गया है कि नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे चाहे तो नंबर 1 पे किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली जो स्कोप के हिसाब से और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से लोग कहते हैं कि सबसे नंबर 1 कोर्स जो होता है एमबीबीएस होता है, उसके बाद 2 नंबर पे पीडीएस, फिर 3 नंबर पे बीएमएस, फिर बीयूएमएस, फिर बीएचएमएस, और उसके बाद तो प्रेफर करते हैं बीपीटीएच। तो ये लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन कुछ लोग बच्चे रहते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है फिजियोथेरेपी करने में, तो उनके लिए एमबीबीएस के ऊपर भी क्राइटेरिया होता है। कुछ भी बच्चे ऐसे होते हैं जो 400 मार्क्स के ऊपर बीपीटीएच लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं मिलता है इसलिए बीपीटीएच। दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप एनालिसिस कीजिए कि एलोपैथिक की प्रैक्टिस कैसे होती है, आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कैसे होती है, यूनानी की प्रैक्टिस कैसे होती है, कौन कौन सा स्कोप है, कहाँ आपको मजा आ रहा है, कहाँ आपका इंटरेस्ट है। दैट ऑल आपको एनालिसिस करना है, देन यू कैन डिसाइड। मैं मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बोलूं आपको, तो आज के दौर में महाराष्ट्र के अंदर एमबीबीएस के बाद बीडीएस का नंबर नहीं आ रहा है, बीएमएस का आ रहा है। क्योंकि बीएमएस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की भी, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आ गई है और गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है उसको, तो फायदा भी हो रहा है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो आप बीएमएस 2 नंबर का कोर्स है और बड़ा अच्छा कोर्स माना जा रहा है, लोग कर रहे हैं बच्चे। आप वो करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट।
और देखो कुछ बच्चे तो ऐसे तो वेटरनरी साइंसेस का कट ऑफ जो है एमबीबीएस के बराबर होता है। तो जिस लोगों को जानवरों में इंटरेस्ट होता है, जानवरों की हेल्प करना है, काजिम जिनको जानवरों के, अभी कल मुझे एक बच्ची मिली थी जिसका मार्क्स 400 के ऊपर है, उसको बीपीडीएस नहीं चाहिए, एमबीबीएस नहीं चाहिए, उसको वेटरनरी साइंसेज चाहिए, बीबीएस एनईएच, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन उसको नहीं मिल सकता है। अब उसके लिए रिपीट कर रही है, चाहे तो उसको बीडीएस मिल सकता है, बीएमएस मिल सकता है। that is actually depends upon your choice and your preferences, और आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स और विजन क्या है, उसके हिसाब से आप देखेंगे मार्केट को। अगर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द बीएमएस। और किसी का कोई सवाल है, आपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सना फातिमा का भी कुछ सवाल था। यस सना, यू कैन आस्क। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। हमारी वॉइस क्लियर है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली मेरा काउंसलिंग के रूल्स को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन था, लाइक जो अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं वो रिफंडेबल होती है ना? पहला सवाल, और कुछ इसका अटैच सवाल? एंड जैसे आपने जो बोले वो अपग्रेडेशन के बारे में, तो वो अपन उसको अपग्रेड करते हैं, देन सेकेंड राउंड में जाते हैं। इफ जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वो लेना कंपलसरी है? पहला सवाल आपका क्या था? रिफंड रिफंड का। देखो रिफंड जो होता है ना, जैसे कि मैंने आपको कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो महासीडी की जो वेबसाइट होती है, चाहे वो आयुष की हो, चाहे वो बीए एमबीबीएस बीडीएस की हो, चाहे वो ग्रुप सी की हो, यानी महाराष्ट्र की काउंसलिंग जो होती है 3 ग्रुप में होती है, एक ही पोर्टल पे होती है। ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस, ग्रुप बी आयुष कोर्सेज, ग्रुप सी अलाइड हेल्थ कोर्सेज, बीपीटीएच वगैरह जिसमें आते हैं। ओके, इनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो आयुष कोर्सेज के अंदर जो ऑल इंडिया कोर्स कोटा होता है 15%। एमबीबीएस के अंदर बाहर का बच्चा नहीं आ सकता है बीडीएस, लेकिन आयुष कोर्सेज में 15% बच्चा मेरिट के थ्रू आ सकता है। तो उसके लिए जो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 50,000, और एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसके लिए होता है 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख। और आयुष कोर्सेज की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, AA-CCC वाली, उसमें 50,000 होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और 5,000 होता है इसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो उस केस में वो आपको कब मिलता है? अगर आप पहले राउंड के अंदर आपको सीट मिली और आपने रिपोर्ट भी नहीं किए तो वो फ्री एग्जिट रहता है। तो उस केस में अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिए तब भी आपको आप एलिजिबल है, आपका पैसा वापस आए। ओके, अगर आपको दूसरे राउंड के अंदर सीट मिलती है और खुदा ना खास्ता आप उसको नहीं लेते हैं तो उस वक्त फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, उस केस में आपका पैसा जो है वो जब्त हो जाता है। और अगर लास्ट राउंड तक भी आपको सीट नहीं मिली हुई है, आप राउंड में जा रहे हैं, तो वो पैसा आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। या फिर आपको सीट मिली भी है, आपने एडमिशन ले लिया, तब भी वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। इन केस आपको मिली है, आपने नहीं लिया, तब भी वो पैसा आपका जब्त होता है। अदरवाइज नहीं मिली है या मिली है, दोनों केस में आपका पैसा रिटर्न आता है। ओके, और दूसरा सवाल क्या था आपका? तो यही था कैप राउंड वाला कि सीट मिली है तो आगे सेकंड राउंड में मिलती है कि नहीं? जी जी, मैं आपको महाराष्ट्र का बताता हूँ। महाराष्ट्र की है ना नाजिम? महाराष्ट्र का जो एडमिशन होता है वो मैं आपको बताऊँ राउंड 1 का, देखो सिस्टम कैसे होता है। महाराष्ट्र के सीटी सेल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद में आपको 1 दिन के बाद में आपको एसएमएल आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, कि महाराष्ट्र के बच्चों में आपका रैंक कितना है। एक तो आपका ऑल इंडिया रैंक था, अब आपका महाराष्ट्र के बच्चों में जो रैंक है वो भी आ गया स्टेट, जिससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कंफर्म वाला कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। क्लियर? दूसरा, उसके बाद जो आती है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी कैटेगरी की। तो उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज डालते हैं, फिर होता है अलॉटमेंट, आपका सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट मिल गई, आपका एडमिशन हो गया, तो आपके पास में 3 कंडीशंस हो सकती है। या तो आप उसको छोड़ दो वैसी के वैसी, छोड़ सकते हैं।
सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। आपके चॉइस के हिसाब से नहीं, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं, छोड़ दो उसको, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चॉइस के लिए। अगर आपको मिल गई और मिलने के बाद में आप ये चाहते हैं कि आप उसको एडमिशन ले ले और कंफर्म कर ले, आप सेटिस्फाइड है, तो आप जाइए वहां पर, एडमिशन लीजिए, डीडी जमा कीजिए और रिटेंशन का फॉर्म भर दीजिए। आप राउंड से बाहर हो गए, आप कॉलेज स्टार्ट होने का वेट कीजिए। तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको कहा, आपको सीट चाहिए भी और उससे बेहतर भी चाहिए, तो आप वहां पर जाइए, उस कॉलेज के में जाइए, कॉलेज में जाकर वो सीट को ले लीजिए, फीस भर दीजिए, एडमिशन कर लीजिए, लेकिन रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरिए, तो उसको कहते हैं अपग्रेडेशन। फिर उस केस में आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड, ये सीट आपकी रिजर्व हो गई, ये किसको जाने वाली थी। फिर सेकेंड राउंड में आप गए, आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में अलॉटमेंट हुआ, आपको हो सकता है कि एक भी कॉलेज नहीं मिले, तो आपको एक भी कॉलेज लिख कर नहीं आएगा, जो कॉलेज मिला था वही लिख कर आ जाएगा आपको। फिर भी आपको लेना नहीं है, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है तो जाकर रिटेंशन का फॉर्म भर दीजिए, आप राउंड से बाहर हो गए, आपका एडमिशन। फिर भी आपको ट्राई करना है तो फिर भी आप थर्ड राउंड की वापस से एक शुरू होगी चॉइस फिलिंग, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें अगर आपको कॉलेज मिलता है आपको, तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ का एडमिशन कैंसिल कीजिए, यहाँ से डीडी वापस लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स वापस लेके आइए और नए कॉलेज जहाँ पर मिला वहां पर एडमिशन लीजिए। खुदा ना खास्ता आपको थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है, वही मिल लिखता है तो वही कॉलेज लिख कर आ जाएगा। फिर आपको वहां पर जाके उसको सीट को ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगी, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी केस में अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो फिर आप उसको एडमिशन ही कैंसिल कर दीजिए, फिर आप आगे के राउंड में जाने के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर हुआ? सर एंड वो जो स्ट्रे राउंड कैप राउंड्स रहते हैं, मतलब उसका क्या सीन है? लाइक उसमें ऐसा रहता है ना कि कॉलेज लेना जी ही जी बता रहा हूँ। देखो बेटा, जो कंपल्सरी राउंड है ना वो 3 ही राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये 3 राउंड कंपल्सरी है। लेकिन अगर सीट बच गई तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं, उसको चौथा राउंड बोल सकते हैं, 5वां राउंड बोल सकते हैं, 6ठा राउंड बोल सकते हैं, 7वां राउंड बोल सकते हैं। लास्ट ईयर तो 9 राउंड हुए थे। तो जब तक के सीट्स फिल नहीं होती है तब तक के राउंड्स होते रहते हैं, लोअर रैंक वालों को कॉलेजेस मिलते रहते हैं, जो अपर रैंक वाले एडमिशन लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो अपग्रेड करने वाले अपग्रेड करते रहते हैं, कुछ को एमसीसी में जाना होता है, एमसीसी में जाने वाले होते हैं, जिनको रिपीट करने का रहता है वो एडमिशन कैंसिल करके रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इन केस जब तक सीट फिल नहीं होती है तब तक के आपके राउंड्स होते रहते हैं, तो स्टे वैकेंसी राउंड्स कहलाते हैं। ओके, थैंक लेकिन यू। जरूरी नहीं कि वो 9 राउंड हुई, अगर सीट तीसरे राउंड तक ही फिल हो गई तो फिर आगे के राउंड होने के चांसेस। थैंक यू। होप यू सैटिस्फाइड। नेक्स्ट मकबूल जाफरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे ये जानना है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस या माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे फीस कुछ नेगोशिएबल होती है या कि जो प्रेस्क्राइब रहती है वही देनी होती है? सही सवाल है। देखिए, ये फीस जो है ना कॉलेज ने डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल गलत फहमी लोगों को ये रहती है कि फला फला कॉलेज की इतनी फीस है तो कॉलेज वाले मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। देखो, फीस के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी है FRA, फीस रेगुलेशन अथॉरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट की एक बाकायदा इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। वो बॉडी का काम होता है कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, वहाँ के स्टाफ की सैलरी के हिसाब से, वहाँ की फैसिलिटी के हिसाब से रैंकिंग कर कर वो एक अपनी फीस जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि ये कॉलेज इतनी फीस डिजर्व कर रहा है। तो वो 7 लाख हो सकती है, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट की फीस जो है वो 7,40,000 से स्टार्ट होती है और 13 लाख समथिंग तक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 7,40,000 वाला कॉलेज जो है खराब है या 13 लाख वाला कॉलेज अच्छा है। That depends upon उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके प्रोफेसर्स की सैलरी, उनके एक्सपेंडिचर, वो बाकायदा गवर्नमेंट की बॉडी ने डिसाइड किया हुआ है, एंड दैट इज नॉट नेगोशिएबल। यू हैव टू पे दैट अमाउंट। अगर आपके पास में एक ऑप्शन ये बचता है कि अगर आपका 13 लाख वाले कॉलेज में होता है और अगर आपकी बेटी है और आपकी इनकम 8 लाख से कम है
और आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है तो आप लड़कियों की स्कॉलरशिप जो कि शिंदे गवर्नमेंट के दौर से स्टार्ट हुई थी वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। ईबीसी की स्कॉलरशिप कहा जाता है उसको, जिसमें बच्ची को ट्यूशन फीस पूरी वेव हो जाती है। तो 13 लाख में ट्यूशन फीस जो होती है तकरीबन 90% होती है और बाकी फीस डेवलपमेंट और अदर फीस होती है। तो 13 लाख का 90% रिड्यूस हो जाता है और आपको सिर्फ 10% फीस लगती है। मतलब कितनी हो गई? 1,30,000 के करीब, अगर आपका 13 लाख की कॉलेज में भी लगता है। अगर आपका 7,40,000 वाले कॉलेज में होता है तो उसमें आपको सिर्फ 72-74,000 फीस लगेगी। लेकिन अच्छा। वो शर्त कब है? जब वो लड़की है और इनकम 8 लाख से कम है। अगर लड़का है और उसके वालिद की इनकम 8 लाख से कम है और वैलिड इनकम सर्टिफिकेट या उत्पन्नाचा दाखला महाराष्ट्र का है, तहसीलदार से निकला हुआ, तो फिर उस केस में भी उसकी फीस जो है लड़कियों की पूरी माफ होती है, लड़कों की हाफ आधी। 7,40,000 का हाफ कितना हो जाता है? अच्छा। 3.5 लाख। 13 लाख के वाले कॉलेज में होते हैं तो उसमें 7.5 लाख ये पैसे। हाँ अगर आप हाँ सर, ईडब्ल्यूएस में है तब भी आधी हो जाती है, अगर आप ओबीसी में है तब भी आधी हो जाती है, एससी के लिए तो अगर पूरी माफ हो जाती है। बाकी फिर अलग अलग कैटेगरी के सबसे हाँ अलग अलग। हाँ सर, एक चीज़ और क्लियर करना है कि मैं यूपी से हूँ और एक कंसल्टेंट के ज़रिए बात हुई तो वो कर्नाटक का अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर है। तो वो बोल रहे थे कि हम आपका 7 लाख में जो है पर एनम के हिसाब से करवा देंगे। मुस्लिम आपका स्कोर माइनॉरिटी कितना है? स्कोर कितना है? स्कोर है 421। 421 स्कोर है। तो आप जी। कर्नाटका की वेबसाइट पे जाकर उनका कट ऑफ देख सकते हैं या फिर हमसे रब्ता कीजिए। मेरा नंबर तो शायद आपकी स्क्रीन पर देखे, मैं आपका वेबसाइट बता दूँ तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो, जी। अगर आप वहाँ के ओपन स्टेट की गवर्नमेंट की काउंसलिंग में जाते हैं और गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो जी। जितनी फीस है सिर्फ उतनी फीस देनी होती है, आपको डोनेशन देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अच्छा। वो मेरिट के थ्रू ही हो। जैसा आपका यूपी के अंदर जो राउंड होते हैं आपके जी। डोमिसाइल स्टेट के अंदर वैसे ही राउंड ये यहाँ के भी होंगे, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कट ऑफ की रेंज में आते हैं तो आपको मेरिट से मिलेगा। लेकिन अलामीन की फीस जो है वो उतनी नहीं है। अलामीन की फीस तकरीबन 12 लाख के ऊपर है। तो अगर वो आपको 7 लाख बोल रहा है तो जी। वो छूट। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट रफीक शेख। आपका कोई सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बीड़ जिले से बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। बीड़ जिले से बोल रहा हूँ, बीड़ जिले। जी बोलिए हाँ सर, मेरा बेटा है यासिर। जी। हाँ, यासिर शेख। तो उसका नंबर है 295 सर। 290 वेरी गुड। हाँ सर, उसको BAMS में मिल सकता है सर दाखला? देखो, वो ओपन में है कि AWS है आपका? अपना EWS है, ओपन में EWS का सर्टिफिकेट है उसके पास। हाँ, AWS है ना। देखो, इस साल का जो कट ऑफ है ना उसका रैंक मेरे ख्याल से आप देखोगे तो उसका रैंक कुछ 7 लाख के ऊपर होगा। ऑल इंडिया 6 लाख है उसका। 6 लाख है। तो 6 लाख में अपने आपको सेफ मान सकते हैं आप, लेकिन बॉर्डर पर है। लास्ट ईयर का BMS का कट ऑफ जो था 5,09,000 के करीब था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप एकदम बॉर्डर पर है, मिलने के चांसेस आपके हैं। लेकिन आप सेफर साइड के लिए क्या कीजिए, आप कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए अगर आपको सिर्फ BAMS चाहिए। ओके, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका यहाँ नंबर नहीं लगता है तो आप कर्नाटका के भी लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, BUMS के लिए मिल जाएगा ना सर? BUMS में BUMS श्योर मिल जाएगा। श्योर मिल जाएगा। श्योर मिल जाएगा। BMS मिल जाएगा। चांसेस तो अच्छे खासे आपके। 6 लाख वाले अपने आप को स्पीयर मान रहे हैं, तो आप अपने आप को स्पीयर मान सकते हैं BMS में। अच्छा। BMS और का दूसरी EWS का कट ऑफ मैं आपको बोलता हूँ। लास्ट ईयर का EWS का कट ऑफ जो था 5,26,000, 5,26,734। तो उस हिसाब से हर साल जो बहुत वेरिएशन आते हैं, लेकिन कंफर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद। क्योंकि क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक में भी प्रेडिक्शन करते हैं, पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा जो कंफर्म प्रेडिक्शन होता है करेक्ट वाला, वो होता है ऑल इंडिया रैंक के बाद में जो SML आता है आपका स्टेट में रैंक जो है महाराष्ट्र का। आप कॉम्पिटिशन करते हैं महाराष्ट्र के। तो आप मुझे कांटेक्ट में रहिए। मेरा नंबर तो आपने नोट किया होगा। हाँ सर, और एक सवाल है मेरा। ये BAMS में संस्कृत भी सब्जेक्ट है क्या एक?
जी संस्कृत का सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो नॉन मराठी होते हैं या उर्दू हाँ। स्पीकिंग होते हैं, खासकर हाँ। मुस्लिम होते हैं, वो बच्चे जाते हैं, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट बच्चा 1.5 साल में आराम से निकाल लेता है, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हाँ। उसको रिजेक्शन का बेस बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने बहुत सारे अच्छा। बच्चे देखा है आसानी से पास होते हैं, डोंट वरी अबाउट। हाँ सर, और दूसरी बात क्या बीओएमएस है में आप देखेंगे, बीओएमएस में उर्दू सब्जेक्ट होता है, हाँ लेकिन उर्दू बच्चे बीओएमएस में कुछ बच्चे नॉन मुस्लिम बच्चे भी एडमिशन लेते हैं और अच्छा वो पास हाँ कर लेते हैं। कुछ बच्चे पास कर लेते हैं। मुस्लिम के होते हैं लेकिन उर्दू नहीं आती है, वो बच्चे भी पास कर लेते हैं। तो बराबर सब्जेक्ट बराबर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। कोर्स बड़ा अच्छा है बीएमएस। अच्छा आप उसको ऐसे रिजेक्ट करते अच्छा, बीएमएस में सर फीस कितनी रहेंगी गवर्नमेंट के हिसाब से? हैं। बीएमएस की जो फीस होती है सर, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो 50,000 के करीब ही होती है अगर नंबर आपका लग गया, लेकिन गवर्नमेंट का कट ऑफ जो था लास्ट ईयर का 2,38,000, तो वहां पर तो आपके चांसेस बहुत कम है। प्राइवेट में आपके चांसेस है, मतलब सेमी गवर्नमेंट में जहाँ पर 5,26,000 था। बीएमएस की फीस सर 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती है, सेमी गवर्नमेंट में? डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। किसी कॉलेज की 2 भी हो सकती है, किसी की 2.5 हो सकती है, किसी की 3.5 हो सकती है, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस की सहूलत मिलेगी, वहां पर हाफ फीस हो जाएगी। तो हाफ फीस हो जाएंगी? जी जी जी, सेमी गवर्नमेंट में? सेमी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में 2-2.5 लाख पर ईयर में हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है अगर नंबर लगा तो। हाँ, नंबर नहीं लगा तो क्या करना, कर्नाटक? जी जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन आप सेफर साइड के लिए कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करना मतलब एडमिशन लेना नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा। अभी नहीं किया आप लोगों ने तो सेकंड राउंड और के लिए भी, फर्स्ट राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। तब तक आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कर्नाटका में अगर आप देखिए, अगर मैं आपका कोशिश कर सकता हूँ ऐसे कॉलेज दिलवाने में आपको जिसकी फीस कम से कम 14 लाख का पैकेज है, अच्छा 18 लाख से बीच, यदि 14 लाख से पैकेज में 14 लाख तो उस कॉलेज की 4.5 साल की फीस होगी, अच्छा अच्छा जो कि सर। अराउंड आपका महाराष्ट्र का बजट आ सकता है। आप चाहे तो मेरा नंबर आपने नोट किए? हाँ किया सर। जी, सर आप और मुझे एक बात है सर, एक बात और एक है सर, तो कर्नाटक का जो अपन बीएमएस करेंगे तो वहाँ के सर्टिफिकेट में यहाँ के महाराष्ट्र में कुछ चेंजेस है सर? इसकी कोई भी इसकी वैल्यू changes नहीं ज्यादा है? नासिक कोई की भी डिग्री changes की नासिक की डिग्री की ज्यादा वैल्यू है, ऐसा मैं सुना सर एक दो नहीं डॉक्टर नहीं, से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो हर स्टेट में हर स्टेट की जो डिग्री होती है ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप वहां से आप करते हैं तो वहां से आपका सर्टिफिकेशन होगा, आप पास होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का कार्ड मिलेगा, आप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर्नाटका में, ये उसकी क्या बोलते हैं उसका ऑथेंटिकेशन है। लेकिन उस सर्टिफिकेशन को आप महाराष्ट्र में ट्रांसफर करा सकते हैं, जो कि 1 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। आपको एमयूएचएस के ऑफिस में जो यहाँ का जो बोर्ड होता है, मेडिकल की जो काउंसिल होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आयुर्वेदा को देखती है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देखती है, आपका वहां का सर्टिफिकेशन देखती है और आपको महाराष्ट्र का भी सर्टिफिकेट देती है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो नो वरी अबाउट इट, आप महाराष्ट्र, आप इंडिया से कहीं से करके लेके आइए, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको एग्री करती है, अप्रूव करती है एनएमसी, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, शुक्रिया सर। जी सलीम भाई बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। मैं सलीम मोमिन बोल रहा हूँ मुंबई से सर। जी तो एक्चुअली नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी बेटी बीमार थी सर, वो हुआ ऐसा कि उसका नीट का स्कोर काफ़ी कम आ गया और वो क्वालिफाइड नहीं हुई है नीट के लिए। तो मुझे ये कहना था सर, क्या मैं उसको री नीट के लिए अभी ये कराऊँ या फिर उसका बीपीटी करने का इरादा था। जी बीपीटी के कितना मार्क्स बच्ची को? सर 100 तक स्कोर आया उसका। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर खुदा वास्ता अगर अभी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कभी कभी क्या होता है, कुछ राउंड्स के बाद में रिड्यूस भी होता है, लेकिन रिड्यूस भी होगा तो 10 परसेंटाइल या 20 परसेंटाइल मैक्सिमम हो सकता है, इतना तो होने वाला नहीं ताकि आप एलिजिबल हो जाए। इससे बेहतर ये है कि आप या तो फिर रिपीट के बारे में सोचे, अगर बच्ची क्या जी या फिर बीपीटीएच के लिए एलिजिबल है वो। बीपीटीएच के लिए उसको महाराष्ट्र में 108 कॉलेजेस है और तकरीबन 6,500 से ज्यादा सीट्स है बीपीटीएच की, तो आपको आसानी से बीपीटीएच महाराष्ट्र में मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र में नहीं मिलता है आपको तो आपके पास ओबीसी है सर, मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आराम से। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। जी जी
ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, किसी को नंबर चाहिए तो नोट नहीं किए तो नोट कर सकते हैं, ये तो आपको दिख रहा हूँ 8976368581। किसी का कोई और सवाल हो तो सवाल पूछिए। सर ये अभी सीईटी का जो फॉर्म आएगा मीन्स ऑनलाइन, तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा ना मुझे अभी बच्चे के लिए? जी 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 बिल्कुल। अगर वो मेरे पास में आप करते हैं, मतलब मेरी सर्विसेज लेकर, तो वो सारा काम आपके बिहाफ में आपको सपोर्ट करने के लिए हम करेंगे, A to Z ले लेंगे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी का सवाल है तो पेरेंट्स के बच्चों का? इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश ये किया है कि आपको वो सारी बातें पता हो जाए जो मुझको मालूम। मेरी आदत ये है कि जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं इतना बोलता हूँ कि जितना अंदर अपना सब कुछ है सब कुछ निकाल के देता हूँ। चाहे जितना नॉलेज हमने इकट्ठा किया हुआ है, पढ़ा है, काम किया हुआ है, वो सारी मालूमात आप तक पहुंच जाए। अगर आपको खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं तो आप खुद से कर ले, आप खुद एजुकेट हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको मजीद इंफॉर्मेशन की चाहिए, आप 12 बजे रात को मेरे को फोन करें, 1 बजे रात को फोन करें और खातिम बोल के मेरी टीम आपका काम करे, देन यू हैव टू टेक आवर सर्विसेज। अदरवाइज फ्री में भी हमारे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका बजट नहीं भी है तो यू कैन डू एट काउंसलिंग एट योर ओन पेस। जी, और कोई है सवाल किसी का? जी सर, मुझे पूछना था कि मैं क्वालिफाइड कर चुकी हूँ, बट उतना अच्छा स्कोर नहीं था, 7 लाख के अराउंड आया है। तो क्या मैं महाराष्ट्र के लिए ऑल इंडिया रैंक के लिए करूँ या फिर कर्नाटक के लिए फॉर्म भरूँ डायरेक्ट देखो ऑनलाइन? देखो बेटा, ये जो नंबर है, ये नंबर स्क्रीन पर है बेटा, जो आपका रैंक है ना, उस हिसाब से आपको महाराष्ट्र में भी मिलने की थोड़ा बहुत गुंजाइश है, लेकिन बहुत बॉर्डर पर है। यानी लास्ट ईयर 5 लाख 9 पे क्लोज हुआ था, तो इस साल 6 लाख तक जा सकता है, 6.5 तक जा सकता है। तो सेफर साइड के लिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, सेफर साइड के लिए खुदा आप यहाँ के राउंड भी कीजिए, हम यहाँ के राउंड भी आपको करवाएंगे, पूरे 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड जो भी होते हैं। लेकिन सेफर साइड के लिए कर्नाटका का रजिस्टर कर लीजिए कि अगर आपका यहाँ नहीं लगता है तो आपको वहां ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे आप? वहां पर आपका 101% हो जाएगा। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द, देखो 2,500 रुपए का उसका रजिस्ट्रेशन है, आप उसके लिए थोड़ी गड़बड़ नहीं कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा के रख लीजिए। वहां पर पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, वो बात की बात है। लेकिन बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसके कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी का बाकायदा नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आई है कि 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। बाद में सेकेंड राउंड के लिए भी और फर्स्ट राउंड के लिए भी ओपन नहीं होने वाला है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सेफर साइड के लिए। मैंने जो नंबर आपको दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है रजिस्ट्रेशन में तो हमारी टीम आपकी हेल्प। ठीक है सर। और किसी को कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो? देखो मैंने जो मेरे सेशन के अंदर है ना, जो जनरलाइज चीजें थी सारी बता दिया। अब आपकी कोई पर्सनलाइज चीजें होंगी, पर्सनलाइज क्वेश्चन होंगे कि भाई ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। वेरी गुड, जिन्होंने कमेंट सबमिट कर दिए वो भी रास्ते में रहिए इंशाल्लाह। और फ्यूचर के अंदर अगर आपको चॉइस फिलिंग के अंदर कुछ जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप लोगों सबने नोट कर ही लिया है। any more questions you have, then you can ask. Who is right? जी सर। जी, अब ऐसा करते हैं सर, जैसे अपनी बात हुई थी पहले, जो भी स्टूडेंट्स अगर आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो एक डेट वगैरह फिक्स कर लेते हैं सबसे बात करके, है ना। अगर जरूरत पड़ी तो आप प्लीज एक बार हमारे ऑफिस पे विजिट करिएगा और जो भी बच्चे मिलना चाहें उनसे थोड़ा सा बात करिएगा, तो अपन ऑफलाइन इंशाल्लाह इसको प्लान करते हैं। जी जी, ऑब्वियसली मैंने 2 चीज का कमिटमेंट किया था ओएस भाई को कि मैं 2 चीज आपके लिए दूंगा अनफॉल फाउंडेशन के लिए। एक तो वेबिनार में जितनी चीजें बच्चों को पूछनी है उसका इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। जितनी चीजें हम लोग जनरलाइज बता सकते हैं बच्चों को, सारी चीजें प्रोसेस वगैरह एलिजिबिलिटी सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। वो इंशाल्लाह हम लोगों ने कुछ हद तक की कोशिश किया, वो तो रेट आप लोग करेंगे कि कितने हद तक किया, और उसके बाद में आपकी क्वेश्चन आंसर भी लेंगे इंशाल्लाह। और अगर अनफॉल फाउंडेशन के लिए ये जो ओएस भाई और उनकी टीम है जो
क्योंकि मेरे करीबी लोग हैं बहुत सारे, सोहेल भाई मेरे सीनियर रह चुके हैं कॉलेज में। तो इनके लिए एक है कि अगर आप अनपाल फाउंडेशन के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अनपाल फाउंडेशन के ऑफिस पे हम लोग फेस टू फेस मीटिंग भी करेंगे। मैं एक दिन इंशाल्लाह पूरा दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक जितने बच्चे आते हैं वहां पर, जितनी क्यूरीज लेकर आते हैं, इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग वो काउंसलिंग करेंगे, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई वोंट चार्ज एनी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल करे। और यही दुआ है कि सारे बच्चे कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे मेडिकल फील्ड में जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका हक, जो उनकी सीट है, उनको कामयाबी मिले उसमें। जज़ाकुमुल्लाह आप सभी का जिन्होंने आज ये सेशन ज्वाइन किया। और जैसे सर ने हिदायत दी थी कि हम ये जो पूरा वीडियो है इसका लिंक जो है वो शेयर करेंगे, आप ये वीडियो को दूसरे नीट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं, ताकि उनको काम आए। ये पूरा वीडियो इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर डालेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बस भाई? जी, रिकॉर्डिंग हो रही है और इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे। और जो बच्चे मिस कर गए हैं उनको चैनल का नाम बता दीजिए बच्चों को। अनफाल फाउंडेशन के ही चैनल पे इसको अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब पे अनफाल फाउंडेशन का चैनल है। आप सबसे यहाँ पर अपील भी है कि जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब ये अपलोड हो। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो भी इनिशिएटिव्स अनफाल के होते हैं बिलखुसूस एजुकेशन के डोमेन में, वो सारे बेनिफिट्स आप तक पहुंचे, इसके लिए अनफाल फाउंडेशन के यूट्यूब को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का, खासकर एहसान भाई का। एहसान भाई, इट वाज वेरी वंडरफुल, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चा सर, मैं ये चाहूंगा कि कोई पेरेंट्स या बच्चा एक फीडबैक देते और अब इस प्रोग्राम को बाद में एंड करें। जी, कोई अपने आप को अनम्यूट करके फीडबैक दे दे इस सेशन का। तो मेरे को लगेगा कि आप लोगों ने सुना, ऐसा लगेगा सुन सुन के सुन हो गया ऐसा लगता है। नहीं, सभी ने सुना और माशाल्लाह से सबने फायदा भी उठाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, निहाल भाई। जी, मैं निहाल औरंगाबाद से। सर मैंने आपका पूरा सेशन देखा और माशाल्लाह आपकी एनर्जी तो एक नंबर थी। 3:04 को अपना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और अभी तक के आपका जितना भी गाइडेंस रहा, जितनी भी रहनुमाई रही, माशाल्लाह एक नंबर है और सारी चीज़ें, सारे पॉइंट लगभग कवर हुए हैं। तो थैंक यू। और जैसा मेरी बच्ची भी है जिसके लिए मैंने ये सेशन अटेंड किया था, तो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और आपके लिए सर शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके गाइडेंस से हमारे बच्चे कामयाब हों और कौम को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर मिले, यही हमारी दुआ है दिल से। जज़ाकल्लाह। और साथ ही अनफाल फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये पहल उठाई और हमारे कौम में से इस तरीके के मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाहर आ रहे हैं और काउंसलर बाहर आ रहे हैं, तो एक दिल को खुशी मिलती है। और मैं खुद, मेरा जाती राय ये है कि हम वो चीज़ भूल गए जिसकी कुरान की पहली आयत की पहला वर्ड है, वो हमको याद रखना है, इकरा। अल्लाह ताला ने कुरान की शुरुआत भी खुद उसके नाम से शुरू नहीं की मेरे हिसाब से। उसने कुरान की शुरुआत भी इकरा से की और हमारी कौम वो इकरा को भूल रही थी। लेकिन आप जैसे सिपह सालार, आप जैसे योद्धा बोलेंगे जैसा, वो यहाँ पे मौजूद है, जिनकी वजह से हम उस चीज़ को फिर से पाएंगे इंशाल्लाह। और बेशक। शुक्रिया सर आप लोगों का बहुत बहुत। ये बोल के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया निहाल भाई, काफी मोटिवेटिंग आपने फीडबैक दिया। एहसान भाई, बेशक आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो काउंसलिंग, जो गाइडेंस देना, जो मालूमात बच्चों तक नहीं होती जिसकी वजह से उनके साल खराब हो जाते हैं, उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं, दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे और आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कर दीजिए, मीटिंग एंड कीजिए। जी सर। तो तुमने इसमें वो नहीं किए थे क्या, अनफाल की आईडी से नहीं ज्वाइन किए थे? फिर लीव करने एंड कॉल क्यों नहीं कर रहा वो?
गोरकी सदेरा।